Hello students, how are you all? I hope you all are fine. तो बच्चों, आज की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का नेचुरल रिसोर्सेज लैंड वाटर एंड एयर सॉइल उसको कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड सॉइल डिग्रेडेशन कंजर्वेशन। तो मैंने आपको लास्ट में ये तो बता दिया था कि डिफरेंट टाइप्स की सॉइल, जो मेजर 6 टाइप की सॉइल इंडिया में पाई जाती है वो। फिर सॉइल डिग्रेडेशन क्या था? मिट्टी का ख़राब होना, उसकी टॉप लेयर का उड़ना बहना, मतलब अलग अलग रीज़न से, चाहे वो ह्यूमन फैक्टर हो, ह्यूमन रीज़न हो या फिर नेचुरल रीज़न लाइक लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक है, ये सब तो नेचुरल है। बट ह्यूमन की एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन, ओवर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्टिविटी, ये सब ह्यूमन मतलब रीज़न है सॉइल डिग्रेडेशन के बेसिकली। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ टेक्निक्स सॉइल कंजर्वेशन। आप देखो, मेनली सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट ये जो है बहुत टाइम लेती है रिन्यू होने में। तो इसको हमें ये नहीं है कि इसका भाई जहाँ अगर हम थोड़ी सी नीड कंट्रोल कर सकते हैं तो करें ना, अपनी उसको नीड को कंट्रोल, और कुछ ऐसे मेथड्स अपनाएं बेसिकली जिससे हम अपनी सॉइल को सेव कर सके, उसको कंजर्व कर सके। तो कुछ मेथड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो लेट्स कंटिन्यू। तो स्टूडेंट, आज हम पेज नंबर आपकी बुक का 140 पे हैं। तो बेसिकली हम आज जो कंजर्वेशन मेथड है सॉइल के, मिट्टी को बचाने के संरक्षण के उपाय क्या हैं वो कुछ पढ़ेंगे। तो हम पॉइंट बाई पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला तो एक रीज़न था कि पेड़ जो कट होते जा रहे हैं, जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन क्या था? कटिंग डाउन ऑफ ट्री ऑन अ लार्ज स्केल, यानी बहुत बड़े पैमाने पे जंगलों को काटना, तो वो हमारा डिफॉरेस्टेशन था। तो अगर हम इसके ऑपोजिट मेथड निकालें, अफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? वृक्षारोपण। अगर हम 2 पेड़ काटते हैं तो साथ में अगर 2 लगा देते हैं तो जो एनवायरनमेंट का मतलब बैलेंस है, इकोसिस्टम का बैलेंस है, वो नहीं बिगड़ेगा। एनवायरनमेंट जो है वैसे का वैसा बना रहेगा बेसिकली, है ना। अगर हम 2 बड़े पेड़ काटते हैं तो कुछ और छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं बेसिकली, मतलब एक तरीके से एफॉरेस्टेशन एक पहला मेथड है। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? ग्रोइंग मोर ट्रीज, मोर ट्रीज प्लांट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना। ये सबसे एक इफ़ेक्टिव मेथड है सॉइल इरोजन को सेव, मतलब सॉइल इरोजन होने से, यानी मिट्टी को, तो क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। तो पहला हमारा एफॉरेस्टेशन हो गया। इससे क्या होता है? थिक दिस इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर। जंगल जो होते हैं वो घने घने रहते हैं पेड़ पौधों से, और जो सोइल होती है वो कंजर्व होती है। लाइक देखो, अगर फ्लड आता है, फ्लड या फिर लैंडस्लाइड कुछ भी होती है, तो वो मिट्टी इतनी लूज़ नहीं होती है कि वो बड़ी ईजिली ही वॉश हो जाए या फिर ब्लो हो जाए, है ना। तो एक तो हमारा एफॉरेस्टेशन हो गया। अभी एक और तरीका बता रहा है, देखो, इन ड्राई एंड कोस्टल रीजन। ड्राई एंड कोस्टल रीजन का मतलब समझते हो? कोस्टल होते हैं जो तटीय क्षेत्र है ना, जैसे नदियों के किनारे के एरिया, ओशन सीज के किनारे जो होते हैं ना, तो किनारे, कोस्ट का मतलब होता है तट या किनारा। तो ड्राई क्या है? सूखे। तो बेसिकली देखो, जो सूखे क्षेत्र हैं और जो कोस्टल रीजन है, वहाँ पे भी क्या किया जा सकता है कि रोज ऑफ ट्री आर प्लांटेड ऑन अ शॉर्ट डिस्टेंस, कि थोड़ी थोड़ी दूर पे पेड़ों को ना लाइनों से लगाया जाए। रोज ऑफ ट्रीज यानी जो पेड़ों की लाइनें हैं वो लाइन से लगाई जाए एट शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी थोड़ी दूर पे। इससे क्या होगी कि जो, क्योंकि देखो सूखे एरिया में और कोस्टल एरिया में बहुत हवा, विंड जो होती है बड़ी ब्लो होती है। तो जब हवा ब्लो होगी भी तो उसके साथ जो है बेसिकली जो टॉप सॉइल है उतनी ज़्यादा मतलब ब्लो नहीं होगी, हवा के साथ उतनी नहीं उड़ेगी, क्योंकि पेड़ जो है मतलब होल्ड करके रखेंगे ना। तो इस तरीके से, ये कहाँ के लिए बताइए स्पेशली टेक्निक है ये? ड्राई और कोस्टल रीजन के लिए। तो इस तरीके की हम इसको शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, रक्षक रेखा एक तरीके से, जैसे रक्षा का काम कर रही है बेसिकली, तो शेल्टर बेल्ट। ठीक है, हमने इसमें 2 टेक्निक देखी। एफॉरेस्टेशन ही है ये, मतलब 2 टेक्निक क्या है बेसिकली? पेड़ उगाना तो एक है ही, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, तो उसमें शेल्टर बेल्ट था एक, जो ड्राई और कोस्टल रीजन के लिए। तो देखो शेल्टर बेल्ट दिखाया हुआ है ये ड्राई और कोस्टल रीजन में, ही आपको पिक्चर में दिखाई हुई है ना, आपकी पिक्चर में 2.6 में। ओके,
अब हमारा सेकंड पैराग्राफ आता है। सेकंड हमारा है बेटा टेरेस फार्मिंग और स्टीप माउंटेन। मतलब टेरेस फार्मिंग क्या होती है? टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है सीढ़ीदार खेती या सीढ़ीनुमा खेती, लाइक उन माउंटेन्स। पहाड़ों के ऊपर जो है एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता ज़्यादा बेसिकली, क्योंकि जो लैंड है वो इस शेप में है। अब यहाँ पे कैसे खेती करें? प्लेन एरिया में तो बड़ी इजीली खेती हो जाती है, बट हाउ कैन वी प्रैक्टिसाइड एग्रीकल्चर ऑन माउंटेन्स? तो बेसिकली इसका क्या एक मेथड निकाला है कि यहाँ पे भी सॉइल को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं कि जो इस पे ना स्ट्रिप्स, ये सीढ़ियाँ बना के, जैसे एक इस लाइन में एक क्रॉप हो गई, फिर इधर ऐसे ऐसे, मतलब टेरेस टाइप का सीढ़ियाँ सी बना के, स्ट्रिप्स बना के, स्टेयर्स टाइप का। तो उस तरीके से क्या होगा कि माउंटेन पे भी कुछ खेती हो जाएगी। और ऐसे ही करते हैं जो हिली एरिया में लोग हैं ना, वो इसी तरीके की खेती करते हैं। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे भी जो सॉइल है वो मतलब बनी रहेगी, टॉप सॉइल जो है वॉश नहीं होगी, ब्लो नहीं होगी। तो माउंटेन के अंदर टेरेस फार्मिंग एक तरीका है जिससे कि क्या है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स आर कट फ्रॉम द स्लोप्स एंड वी यूज टू ग्रो क्रॉप्स, के भूमि के हिस्से को सीढ़ीनुमा क्षेत्र में कन्वर्ट करके, क्योंकि ऐसे तो वहाँ खेती हो सकती है बेसिकली। तो उससे क्या होगा, दिस सॉइल स्टॉप सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, उससे फ्लोइंग वाटर। अब देखो, अगर थोड़ी थोड़ी ढाल पे सीढ़ियाँ ऐसे ऐसे बनी होंगी, स्टेयर्स बनी होंगी, तो बेसिकली जब ऊपर से वाटर आएगा तो वो बहुत तेज़ी से बहता हुआ नहीं जा पाएगा, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके नहीं जा पाएगा। पहाड़ों से ही तो, माउंटेन से ही तो रिवर वगैरह निकलती हैं, तो वो इन जो स्ट्रीप्स होंगी, स्टेयर्स होंगी, इनमें थोड़ा थोड़ा होल्ड होता हुआ गुजरता हुआ जाएगा, हल्का हल्का। तो मिट्टी भी इतनी साथ में वॉश नहीं होगी जब उसकी स्पीड कम होगी वाटर की और विंड की, तो है ना। तो इस तरीके से पहाड़ों के लिए टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीनुमा खेती एक अच्छा तरीका है वहाँ पे। सिमिलरली फिर इसके बाद देखो, जेंटलर माउंटेन स्लोप्स, एक और तरीका बताया है, कंटर प्लगिंग, is in which land along the contour is cultivated to stop soil erosion. Contour barriers of soil are filled along contours and ranges. रेंजेस का मतलब होते हैं खाइयाँ वगैरह, आर बिल्ड इन द फ्रंट ऑफ बैरियर टू स्टॉप वाटर। अभी देखो, कंटर प्लगिंग में क्या होता है बेटा कि बेसिकली इसमें भी जैसे ना गलत तरीके से अगर प्लगिंग हो जाए, जुताई होती है बेसिकली, तो जो वाटर है, क्या बोल रहा है कि थोड़ा ना प्लेन एरिया में या वहाँ प्लेट्यू एरिया में भी इस टेक्निक को फॉलो किया जा सकता है कि थोड़ा ढलानी क्षेत्र में खेती करना, कि इस तरीके से कि जो पानी है ना एक ही जगह इकट्ठा ना रहे बेसिकली, वो मतलब अब एक एरिया से या एक फील्ड से थोड़ा सा दूसरी फील्ड में इजीली जा सके। तो इस तरीके की कंटर प्लगिंग होती है, जैसे खाइयाँ सी बना दी जाती है, नालियाँ सी नहीं होती हैं हमारी बेसिकली, जिसके ज़रिए वाटर ईज़िली है इधर से एक ही जगह नहीं रहता है और वो दूसरी जगह भी जा सके, इस तरीके से। मतलब थोड़ा थोड़ा ये टेरेस फार्मिंग से सिमिलर ही है। आप देखो, ये टेरेस फार्मिंग का माउंटेन्स के ऊपर, हिल्स के ऊपर ये सीढ़ीनुमा खेती की हुई है ना, दिख रही है आपको फ़ोटो में। अब नेक्स्ट एक और तरीका बता रहा है सॉइल कंजर्वेशन का, कि सॉइल को ना रोटेट करना। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, लाइक जैसे अब मेरे पास खेत है, मैं उस पर कभी चावल बो रही हूँ, राइस, कभी वीट, कभी मिलेट्स, कभी समथिंग डिफरेंट। मतलब इस तरीके से क्या होता है, क्योंकि डिफरेंट क्रॉप्स में न्यूट्रिशन लेवल अलग अलग होता है, तो बेसिकली सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना इससे बढ़ती है, यानी हेल्दी सॉइल होती है। तो अलग अलग, अभी देखो हम रोज़ एक जैसा ही खाना खाएंगे तो हमें नहीं अच्छा लगेगा ना, तो बेसिकली वैसे ही सॉइल में डिफरेंट तरीके की क्रॉप्स ग्रोन करने से उसकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। तो क्रॉप रोटेशन करना, ठीक है, एंड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली देखो, जो ये दवाइयों से, केमिकल वगैरह से बने हुए फर्टिलाइज़र होते हैं हम यूज़ करते हैं, ये सॉइल को मतलब एक तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जो हमारा फसल है उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन वो सॉइल पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पहले जैसे खाद वगैरह नहीं होती थी जानवरों के, मैन्योर जो उनका
ये गोबर वगैरह लेके डालते थे ना खेतों में खाद वगैरह के रूप में, तो उस तरीके का मेन्योर का ज़्यादा यूज़ करना बेसिकली। और फर्टिलाइज़र का तो यूज़ होगा ही, उसके बिना तो खैर प्रोडक्शन उतना हो नहीं पाएगा जितना हमें चाहिए, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो बेसिकली क्रॉप रोटेशन एक तरीके से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करना। बेयर लैंड नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम वॉशिंग अवे। बेयर लैंड का मतलब होता है खाली भूमि। अभी जो बिल्कुल खाली भूमि है वो तो बिल्कुल खाली है, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहाँ तो मिट्टी बहुत जल्दी उठ जाएगी। तो उसमें अगर खेती नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो वहाँ पे एक तरीका हम कर सकते हैं मल्चिंग और कवरिंग। मल्चिंग का मतलब होता है घास फूस लगाना जैसे। तो बेसिकली मतलब इससे क्या होगा कि वो घास वगैरह भी अगर वहाँ रहेगी, ग्रासेस वगैरह, उससे कवर लैंड होगा, तो बेसिकली वो उतना ड्राई नहीं होगा, जो सॉइल है इतनी ब्लो नहीं होगी, तो हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, इसमें एक और अनदर मेथड बता रहा है। आप इनमें से कोई भी अपने अकॉर्डिंग मेथड रिमेंबर रख सकते हो जो आपको इजी लगे। अनदर मेथड ऑफ डूइंग दिस स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग का मतलब क्या होता है, प्लेन्स एरिया में होती है ये, कि जो क्यारियाँ बना के खेती की जाती है ना, जैसे मैं अभी आपको एक स्ट्रिप फार्मिंग का पिक्चर दिखाऊंगी। इसमें क्या है, जैसे एक ही फील्ड है या दो फील्ड है, तो लाइन से ग्रो करना। एक लाइन है, फिर थोड़ा सा स्पेस दे दिया, फिर कुछ एक लाइन के बाद दूसरी वही सेम मतलब क्रॉप रिपीट की। थोड़ा थोड़ा गैप दे के करना, बीच में ना दूसरी ग्रासेस वगैरह मतलब उगा देना। इससे क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है, प्लस सॉइल की जो होल्डिंग होती है उसकी जो मतलब लूजनेस इतनी नहीं रहती है। तो स्ट्रिप फार्मिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन डिफरेंट रोज़। तो मतलब अलग अलग तरीके की जो फसलें हैं उनको अलग अलग रोज़ में, जैसे एक बड़े से खेत में हमारी 5 रोज़ हैं, तो एक सपोज़ करो कि पल्सेस की है, एक फिर मिलेट्स की है, ऐसे। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइम्स, मतलब एक साथ भी हम बो सकते हैं या अलग अलग समय पे भी। इससे क्या होगा, जो लैंड है वो कवर्ड रहेगा, ढका ही रहेगा मतलब। तो लिविंग फिर हमारा नेक्स्ट है लिविंग लैंड फैलो बिटवीन टू क्रॉप्स ऑल्सो हेल्प इन द लैंड गेटिंग रेस्ट एंड द सॉइल रीगेनिंग इट्स न्यूट्रिशन टू रिमेन फर्टाइल। फैलो लैंड का मतलब होता है वो भूमि जिस पे कुछ टाइम से खेती नहीं हो रही है, मतलब जिससे कुछ टाइम से खेती के मतलब छोड़ा हुआ है। तो बेसिकली थोड़े टाइम के लिए इससे क्या होता है, जो हमारी सॉइल है उसको रेस्ट मिल जाता है। थोड़ा सा लगातार खेती करते रहते हैं तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो बेसिकली थोड़ा सा उसको इससे रेस्ट मिल जाता है और उसकी फर्टिलिटी और बढ़ती है, और न्यूट्रिशन जो उसके अंदर होते हैं वो और ग्रो मतलब बढ़ते हैं, रिमेन होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, बिल्डिंग ऑफ रॉक डैम्स बाय पिलिंग रॉक्स टू प्लग गुलीज ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अभी देखो, जब हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, डैम्स वगैरह, तो उसमें ये बोल रहा है कि किस तरीके से गुलीज, समझते हो गुलीज का मतलब होता है नालिका टाइप, नाली यानी, तो ड्रेन्स, राइट। तो उसकी जो उस जब वहाँ पे बहुत मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क होता है या जो भी, तो बेसिकली इस तरीके से मैनेजमेंट करना कि मिट्टी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब ना हो, जो वाटर की स्पीड है उसको कंट्रोल में रखना, फ्लो ऑफ फ्लड। इससे कि मतलब देखो, अब मिट्टी सही रहेगी तो वो पेड़ पौधे रहते हैं, या मिट्टी की मतलब लूजनेस नहीं रहती इतनी, तो वो बाढ़ वगैरह को भी रोकने में मदद करती है। तो मतलब बिल्डिंग वगैरह, रॉक डैम वगैरह बना रहे हैं तो उसको बनाएं सही तरीके से, क्योंकि देखो डैम्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वो ना जो हमारी रिवर की स्पीड होती है वाटर की उसको कम करते हैं डैम्स, है ना। तो उस तरीके से सॉइल को मतलब स्पीड सही कम होगी तो उतनी उसके साथ सॉइल बैक इन ही जाएगी बेसिकली। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो डैम्स वगैरह हैं वो इस तरीके से हो, मजबूत हों, अच्छे हों, जो मतलब सॉइल को वो भी सेव कर सके। चेकिंग ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स एंड ग्रोइंग फॉडर एज अ क्रॉप सो दैट एनिमल्स कैन फीड ऑन इट्स, चेक सॉइल डिप्लेशन। जो ओवर ग्रेजिंग थी, यानी हम एक ही जगह पे, एक ही भूमि पे बिल्कुल हरियाली ख़त्म करवा दे रहे हैं अत्यधिक चरवा के, तो ऐसा नहीं करें, बल्कि
कुछ फॉडर क्रॉप्स होती है जो फसलें चारे के रूप में यूज़ की जाती है ना पशुओं के लिए, वो फसलें उगाएं फॉडर क्रॉप्स, ताकि एनिमल्स को वो फीड कराई जा सके, तो ओवर ग्रेजिंग कम से कम हो किसी भी लैंड पर। तो बेसिकली ये सब मेथड थे बेटा, बहुत ईजी है। जैसे आप एफोरेस्टेशन लिख सकते हो, टेरेस फार्मिंग लिख सकते हो, और फिर ये स्ट्रीट फार्मिंग लिख सकते हो, बेसिकली शेल्टर बेड लिख सकते हो। तो इजी से थे बिल्कुल। अभी कुछ ओरल क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ लैंड यूज़, लैंड का यूज़ कहाँ मतलब लैंड यूज़ क्या है। तो लैंड यूज़ किस पे डिपेंड करता है, लैंड यूज़ डिपेंड ऑन फिजिकल फीचर्स। लैंड यूज़ जो है बेसिकली भौतिक कारणों पर, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी और एक्सेसिबिलिटी पर डिपेंड करता है। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल के फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स थे, हमारा क्लाइमेट था, रिलीफ था, एनिमल प्लांट्स थे, बेसिकली टाइम, दीज आर द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। नेम ऑल द हॉरिजोन्स, सॉइल के जितने भी हॉरिजोन्स थे हमें वो बताने को बोल रहा है बेसिकली। तो हमने पढ़े थे ना कि हॉरिजन O, A, E, B, C, R बेसिकली। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सॉइल डिप्लेशन, सॉइल डिप्लेशन का मतलब क्या है बताओ। वही सॉइल डिग्रेडेशन या सॉइल डिप्लेशन। तो सॉइल जो टॉप सॉइल लेयर है उसका ख़राब होना, बह जाना, उड़ जाना, उसी को हम सॉइल डिप्लेशन या सॉइल मतलब डिग्रेडेशन बेसिकली कहते हैं। तो हमारा सॉइल का टॉपिक हो गया है बेसिकली। एक सेकेंड, ये हमने पढ़ी स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल पढ़ी थी। एलुवियल सॉइल, मोस्ट फर्टाइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल या एरिड या डेजर्ट सॉइल, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल बेसिकली। ठीक है, फिर ये आपको ये पिक्चर देखो, ये हमारी कंटर प्लगिंग है। ठीक है, किस तरीके से जो जुताई की गई है, फसल उगाई गई है, ये थोड़ी सी मतलब ढलानी शेप में उगाई गई है, ताकि जो वाटर ऊपर से है बहता हुआ वो नीचे की तरफ जाए। तो ये कंटर प्लगिंग है, इस तरीके की होती है। फिर ये कौन सी किस चीज़ की है बताओ, ये कौन सा मेथड है, ये तो देखते ही समझ में आ रहा है, ये तो टेरेस फार्मिंग है जो पहाड़ों पर, हिल्स पर होती है, सीढ़ी नुमा खेती दिख रही है आपको। और ये हमारी कौन सी है, देखो स्ट्रीप्स में है ये, बेसिकली बीच बीच में गैप छोड़ा हुआ है, तो ये हमारी स्ट्रीप फार्मिंग है। ओके, तो हमारा सॉइल का टॉपिक सॉइल कंजर्वेशन कंप्लीट, और इसके मेथड जो हैं वो हो गए बेटा। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हमारा सॉइल हो गया, लैंड हो गया, जो लास्ट टॉपिक मतलब चैप्टर में है वाटर का, वो है तो वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर इज़ मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर आवर लाइफ, यू ऑल नो दैट, है ना। पानी तो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी अर्थ जो है वो है ही पानी के नाम से उसका, क्योंकि ब्लू कलर की, ब्लू प्लैनेट के नेम से जानी जाती है बेसिकली। पानी है तभी तो यहाँ पे जीवन संभव है, पानी है, हवा है बेसिकली, वरना किसी और प्लैनेट पे नहीं है ना लाइफ पॉसिबल। तो वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जो पानी है वो हमने नहीं बनाया, तो नेचुरल रिसोर्स ही है ना। तो बहुत एक ज़रूरी प्राकृतिक संसाधन है जिसके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है। तो आपको ये तो पता है बेटा कि जो हमारी अर्थ पर है 71% जो है वो एरिया अर्थ की सरफेस का, यानी पृथ्वी की सतह का, वो कवर्ड है वाटर से, है ना। बोलते हैं ना कि 29% लैंड है और 71% हमारा वाटर है। ठीक है, अब सोचो, आप सोचोगे मैम फिर तो बहुत ज़्यादा पानी है हमारी अर्थ पर, तो फिर क्यों बोलते हैं पानी की कमी है, या सेव वाटर ऐसा क्यों बोलते हैं। तो इसका क्या रीज़न है बेटा, कि जो हमारा 71% वाटर है अर्थ के सरफेस पर, यानी धरती पर, पृथ्वी पर जो 71% पानी है, अगर हम उसको देखें तो उसमें से मतलब उसका 100% मान लेते हैं हम, तो उसमें से 97% वाटर तो जो है ना ओशन और सी में है। ठीक है, अगर हम इस 71% का 100% माने, तो हमारा जो 97% वाटर है
वो बेसिकली ओशंस और सीज़ में है, महासागर और समुद्र में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सैलाइन वाटर होता है। सैलाइन का मतलब खारापन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, एंड इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर। और इसलिए उसको हम अपने खाने पीने के लिए मतलब यूज़ के लिए और खेती में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो फसल को भी ख़राब कर देगा और हमारी मतलब हमारी बॉडी भी उसको टॉलरेट नहीं कर पाती। तो मतलब समझ में आया आपको कि 100% अगर हम वाटर में से देखें तो 97 तो वो सैलाइन वाटर है, जो ओशन और सी का है। तो बेसिकली अब हमारे पास कितना परसेंट वाटर हुआ, इतनी बड़ी मतलब पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, पूरे हमारे इंडिया की ही इतनी बड़ी है, तो पूरे वर्ल्ड की तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो जो 3% वाटर बचा हमारा, अभी उसमें से भी देखो हम सब यूज़ नहीं कर सकते। ये पूरे होल वर्ल्ड की बात हो रही है, नॉट फॉर एनी सिंगल कंट्री बेटा। तो जो 3% वाटर पृथ्वी पर अब बचा, वो हमारा फ्रेश वाटर होता है, ताज़ा पानी जो हमारा होता है उसको हम मतलब फ्रेश वाटर बोलते हैं। अब वो जो फ्रेश वाटर है 3% में से, उसमें से भी जो 2% है वो ना बर्फ़ के रूप में ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, बर्फ़ के पहाड़ों के रूप में, नदियों के रूप में, बेसिकली बर्फ़ की फॉर्म में ग्लेशियर्स में जमा है। 3 में से 2% ग्लेशियर में आइस के रूप में मतलब जमा पड़ा है, वो पानी जो है ना बिल्कुल फ्रोज़न फॉर्म जमा पड़ा है बिल्कुल। तो आप खुद देखो अब कितना परसेंट बचा हमारे पास, जस्ट ओनली 1% वाटर वी फ्रेश वाटर वी हैव, ओनली 1% वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने सारी पॉपुलेशन में सिर्फ 1% वाटर है जो पूरे जो वर्ल्ड के लोग हैं जो यूज़ करते हैं अपनी नीड के लिए। मतलब देखा आपने इतना सारा वाटर होने पे। तो बेसिकली फ्रेश वाटर हमारे पास बहुत कम है। इट इज़ फाउंड, अब ये जो हमारा 1% वाटर है ये किस किस फॉर्म में है, बेसिकली देखो जो हमारा ग्राउंड वाटर है, भूमि के नीचे से जो पानी हमारा आता है ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर इन रिवर्स, नदियों में बहता हुआ जो पानी है लेक्स में, एंड वाटर वेपर, मतलब ये हमारा इस 1% में है ग्राउंड वाटर, भूमि का जल, भूमिगत जल, नदियों में लेक्स का पानी, रिवर्स एंड लेक्स, एंड वाटर वेपर, पानी की जो बूंदें होती हैं ना, भाप की बूंदें जो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में होती है वो। तो ये हमारा 1% जो वाटर है इस मतलब इन फॉर्म में होता है इन सभी में। तो इस तरीके से देखो अर्थ की सरफेस पे जो वाटर है वो बेसिकली है तो बहुत ज़्यादा, बट फ्रेश वाटर जो है वो बेसिकली उतना नहीं है। बट फिर भी काम चलता है। कैसे चलता है काम? बेसिकली ऐसे चलता है क्योंकि जो आपको पता है, यू ऑल नो अबाउट द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल पढ़ा ना, जल चक्र के बारे में। तो क्या होता है कि जो हमारा ओशन का सीज का वाटर होता है वो इवापोरेशन मतलब भाप के जरिए ना, वाष्पीकरण के जरिए उड़ के ऊपर चला जाता है। फिर कंडेंसेशन का मतलब संघनन, बादलों में घुल जाता है वो वाष्प बन के, और बादल जब हैवी हो जाते हैं तो प्रिसिपिटेशन क्या होता है? वर्षण, बारिश होना। तो वो वर्षण यानी बारिश के रूप में वापस हमारे धरती पर आ जाता है वो पानी। तो अर्थ की सरफेस से होता हुआ गुजरता हुआ वापस ग्राउंड में चला जाता है, रिवर लेक्स में चला जाता है, इस तरीके से। तो ये हमारा कौन सा होता है? वाटर साइकिल के कारण जो हमारा फ्रेश वाटर का बैलेंस है वो बेसिकली बना हुआ है। तो अगर वाटर साइकिल ना हो तो फिर तो मतलब अगर ये प्रोसेस ना हो तो हमारा फ्रेश वाटर हमें बिल्कुल नहीं, मतलब मतलब जितनी नीड है उस अकॉर्डिंग हो ही नहीं पाएगा कभी भी। तो बेसिकली वाटर साइकिल जो है वो मेंटेन करती है वाटर को। हाइड्रोस्फीयर वाटर रिलेटेड थिंग्स है हमारी, जितनी भी पानी की चीज़ें होती हैं वो हाइड्रोस्फीयर है हमारी। रिवर है, वाटर है, ओशन है, सी है। एटमॉस्फेयर हमारा वायुमंडल, एंड लिथोस्फीयर लैंड जिस पे हम रह रहे हैं, जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन, जो भी एरिया लैंड के वो सब लिथोस्फीयर में है। तो इसी तरीके से जो वाटर चेंज है मतलब डिपेंड करता है, ये जो मतलब प्रोसेस चलता है वाटर साइकिल का, उसी के ज़रिए जो मतलब ये हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर है, इनमें वाटर बना रहता है। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है अर्थ का सरफेस का वो सेम का सेम वैसे ही बना रहता है। वाटर साइकिल की पिक्चर दिखाई गई है, आप ये देखो, इवापोरेशन हो रहा है, पानी ओशन से मतलब भाप बन के उड़ा, फिर कंडेंशन हो रहा है, संघनन हो रहा है, बादलों में घुल रहा है वो, साथ में हवा और प्लांट्स वगैरह ऑक्सीजन दे रहे हैं, मिक्स हो रहा है। तो फिर वो बादल जब
आगे बढ़ते हैं और जब वो पहाड़ों के पास जाते हैं तो पहाड़ों से टकराते हैं या हैवी हो जाते हैं तो प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षण होता है, और फिर वो बारिश का पानी बहता हुआ वापस अर्थ पर आ जाता है, ग्राउंड में चला जाता है बेसिकली। तो इस तरीके से बैलेंस बना रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वाटर को ओवर यूज़ करना है, क्योंकि आप खुद देखो हमें फ्रेश वाटर की बहुत नीड है, बेसिकली काफ़ी कम है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर की उपलब्धता। ठीक है, वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अब देखो हम किस किस चीज़ के लिए वाटर का यूज़ नहीं करते। ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, पीने के लिए, वॉश करने के लिए चीज़ों को, एग्रीकल्चर में, खेती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन वर्क में, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो वाटर रिसोर्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन द अर्थ सरफेस। देखो इतने सारे कामों में वाटर यूज़ हो रहा है, और आपको पता है कहीं पे तो वाटर रिसोर्सेज का लोग बहुत यूज़ करते हैं और कहीं पर पानी की इतनी कमी है कि लोग जो है मतलब बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं, तरसते हैं। तो जो वाटर रिसोर्स है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब असमान है उसका, मतलब कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे उसकी कम है मात्रा। तो जो क्वांटिटी अवेलेबल वाटर वेराइज फ्रॉम रीजन टू रीजन, हर क्षेत्र में पानी की मात्रा अलग अलग पाई जाती है, और सीज़न टू सीज़न में भी। बेसिकली बारिश के मौसम में क्या होता है, मानसून सीज़न में जब बारिश होती है बेसिकली, तो ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड में हमारा जो ग्राउंड है उसमें भूमि में जल जाता है, तो बेसिकली जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो मतलब सीज़न पे भी डिपेंड करता है, उस सीज़न में लेवल बढ़ जाता है पानी का। नदियाँ वगैरह देखो फिर से पानी से भर जाती हैं, जबकि गर्मी समर सीज़न में थोड़ी सी ड्राई हो जाती है ना। अभी देखो विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, उसकी डिमांड इतनी बढ़ रही है, तो उसके लिए हर चीज़ की मतलब नीड बढ़ी रही है, क्रॉप ज़्यादा चाहिए। रैपिड अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। अब देखो धीरे धीरे जो गांव हैं वो शहरों में बदलते जा रहे हैं मोस्टली, है ना। तो शहरों में लोगों को और पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है गाँव के कंपैरिजन में। तो अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, ग्रोइंग मोर सिटीज़ एंड सेटिस्फाइंग इंडिविजुअल नीड्स, हर कोई जो है अपनी व्यक्तिगत नीड को मतलब हर एक की नीड के अकॉर्डिंग और देखे तो सबकी नीड बढ़ रही है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ तो ऐसी है वर्ल्ड की, लाइक अफ्रीका है, वेस्टर्न यूएस है, यूएस का वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्ट एशिया, ये इन मतलब कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्री हैं बेसिकली एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर इन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ हैं वो तो मतलब शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, पानी की समस्या से जूझ रही हैं। जो फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी है उसकी समस्या से जूझ रही हैं। काफ़ी प्रॉब्लम इनको फ्यूचर में हो सकती है, और भी ज़्यादा मतलब यहाँ पे पानी की दिक्कतें इन एरिया, हमारे एशिया में भी, इंडिया में देखो अगर हम देखें तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे वाटर शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी है। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। ठीक है, द स्कार्सिटी ऑफ वाटर यानी पानी की कमी जो है ये किस कारण से हो सकता है। मे बी ड्यू टू इनएडुकेट रेनफॉल, शायद इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि कहीं बारिश कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। तो जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ ठीक बना रहता है बैलेंस। या फिर दूसरा रीज़न होता है ओवर कंजप्शन, यानी अत्यधिक इस्तेमाल पानी का। आपने टीवी में एक ऐड देखी है, एक शहर में आदमी नहा रहा होता है, शावर ले रहा होता है, और गांव में लोग लाइन से खड़े होते हैं बेसिकली कि इतने पानी में तो इतने हमारे पूरे गांव के लोग पानी पी लें, है ना। तो मतलब वाटर को सेव करने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट दिखाई गई है बेसिकली। तो हमें मतलब द हाई कॉस्ट ऑफ सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर इन ड्राई रीजन्स, जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे तो बहुत काफ़ी ऊँचे ऊँचे मतलब ज़्यादा दामों में पानी को बेचा भी जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पानी बेटा बिल्कुल ही हम ये सोचें कि फ्री का है यूज़ कर लें, हमें सेव उसे करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास अगर थोड़ा ज़्यादा है बेसिकली मतलब जिन एरिया में ज़्यादा है तो वहाँ से वहाँ जाए जहाँ पे बहुत कम है, जहाँ के लोगों को मतलब नीड पूरी ही नहीं हो पा रही है बेसिकली। ठीक है, तो अभी हमने अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तक पढ़ा है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।